हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। सबसे पहले तो आज के वीडियो के लिए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज कोई छोटा सा फंक्शन था तो उसमें बिज़ी थी, तो इसलिए दिन में वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और अभी तक हमने कक्षा 6 की विज्ञान के 8 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं। कक्षा 6 की विज्ञान का 9वां पाठ है पौधों के प्रकार एवं भाग। 8वां पाठ हमने पढ़ा पीछे सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ हानि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था, जो कि रीड का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाकर उसकी सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। और अभी ये वीडियो की बेसिक है, साइंस की हमने बेसिक शुरुआत की है। धीरे धीरे हम इसकी कक्षा 6 से अभी 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, उसके बाद 9-10 को कंप्लीट करके जो 9 और 10 में जो चैप्टर रीड से रिलेटेड है वही चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो रीड के लिए साइंस के नोट्स बना रखे हैं उनमें से हम लोग पढ़ेंगे, और रीड के पुराने पेपर हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का कक्षा 6 की विज्ञान का 9वां पाठ, पौधों के प्रकार एवं भाग, टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो है पौधों के प्रकार आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पौधों के प्रकार है शाख, झाड़ी, वृक्ष। पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर। फिर है आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार, पौधों के आवास और पौधों के विभिन्न भागों के कार्य। ये हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। सबसे पहले है पौधों के प्रकार आकार के आधार पर। तो बगीचे में कई प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ वृक्ष बड़े भी होते हैं। तो जो छोटे वृक्ष है, बड़े वृक्ष है, उनके हिसाब से देखते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा और सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? ये क्वेश्चन रीड के हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटा पुष्पीय पादप वुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्पीय पादप वुल्फिया है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमैन है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है जर्मन शेरमैन। इसका वैज्ञानिक नाम सिकोया डेंड्रॉन गिगेटिनियम है। सबसे बड़ा पेड़ मोटाई में जर्मन शेरमैन, और लंबाई में सबसे बड़ा है यूकेलिप्टिस, जिसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे खेतों में पाया जाता है, जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, बहुत लंबा होता है, ये यूकेलिप्टिस कहते हैं। तो ये लंबाई के आधार पर सबसे लंबा पेड़ हो गया यूकेलिप्टिस, और मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ हो गया जर्मन शेरमैन, और सबसे छोटा पुष्पीय पादप है वुल्फिया। तो विश्व में कई प्रकार के पौधे होते हैं, तो कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े। किसी में सफ़ेद फूल लगते हैं तो किसी में लाल, पीले व अन्य रंगों के फूल। कुछ पौधे कांटेदार भी होते हैं तो कुछ कांटे विहीन। तो ऐसी कई विविधताओं से युक्त पौधे पादप जगत में पाए जाते हैं। तो पौधों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया देखते हैं। पौधों को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: शाख, हर्ब्स, झाड़ी, सर्ब, और वृक्ष, ट्री। तो शाख पहला, दूसरा सूप या झाड़ी, और तीसरा वृक्ष या पेड़। तो सबसे पहले शाख। शाख कम ऊंचाई के पौधे हैं। हमारे घरों में पाई जाने वाली पवित्र तुलसी का पौधा, और दवा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए कई बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली हल्दी। तो तुलसी का पौधा और हल्दी दोनों ही शाख के उदाहरण हैं। इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम होती है, यानी कि 1 मीटर से भी कम होती है। इनके तने का रंग हरा होता है। ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यधिक कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, जैसे गेहूँ, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर आदि। तो जिनकी ऊंचाई कम हो और जिनका तना हरा हो और अत्यंत कोमल पौधे हो, वह शाख होते हैं, हर्ब्स होते हैं। दूसरा है सूप या झाड़ी। सूप छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है।
इनके तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है। काष्ठी यानी कि लकड़ी के पौधे हैं, लकड़ी का तो उनके तने का रंग भूरा होता है। इसमें मुख्य तने के निचले भाग में कई शाखाएं निकलती है। इनका तना प्राय कठोर होता है, जैसे कि मेहंदी है, गुलाब है, बेर है, केर है आदि। मेहंदी, गुलाब, बेर, केर आदि ये झाड़ियों में आ जाते हैं। तीसरा है, ये देखिए गुलाब का पौधा, और ये केर तो हमने देखा ही, और पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है ये। तीसरा है वृक्ष। कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले एवं छाल युक्त होते हैं। इनके तने से कई शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्सों से निकलती, जैसे कि आम, नीम, बरगद, पीपल आदि, जो बड़े होते हैं, लंबे और कठोर तने वाले। और इन पौधों में क्या होती है, छाल भी होती है, और इनके तनों से कई शाखाएं ऊपर की ओर निकलती है। जैसे कि हमने आम का देखा वृक्ष, नीम का वृक्ष देखा है, बरगद देखा, पीपल देखा है, तो इनमें कई शाखाएं निकली हुई रहती है, तो ये वृक्ष होते हैं। तो आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांट दिया गया है, शाक, सूप और वृक्ष। शाक कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, सूप या जड़ी मध्यम आकार के होते हैं, और वृक्ष बहुत बड़े होते हैं। दूसरा है, एक परिभाषा दी हुई है खरपतवार की। खेतों, बगीचों आदि में मुख्य पौधों या फसलों के साथ साथ कुछ अनछाए पौधे स्वतः उगाते हैं, जो मुख्य पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। ये पोषण, शोषण, प्रकाश आदि के लिए मुख्य पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। तो जो खेतों में पौधे उगाते हैं हम, उनके साथ में कुछ अनचाहे पौधे अपने आप उगाते हैं, क्योंकि कुछ बीज ज़मीन में या कुछ बीज पशुओं के साथ इधर उधर या हवा के साथ भी आ जाते हैं, जिसके कारण वो जिनको हम नहीं उगाते हैं वो भी उगाते हैं। तो वो जो मुख्य पौधा हमने लगाया उसके लिए उसके पोषण भी कम कर देते हैं, उसका शोषण भी कम कर देता है, आदि सबके साथ में उसका बंटवारा हो जाता है, जिसके कारण मुख्य पौधे की वृद्धि में कमी आ जाती है। तो उन अनचाहे पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो गाँव में खरपतवार से निपटने के लिए हम निनाण करते हैं। निनाण की प्रक्रिया, निराई, उसे कहते हैं निनाण करना। तो ये भी क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में, कि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कुछ पूछे जाते हैं जो राजस्थान में हम लोकल भाषा में जो शब्द काम में लेते हैं, जैसे कि निनाण करना क्या होता है, कि पौधों से खरपतवार को अलग करना। कुछ शादी समारोह से जुड़ी हुई चीज़ें भी पूछ ली जाती है, जैसे कि ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। बिनोटा किसे कहते हैं, और एक कुछ ये जो पहले जो रीट के एग्ज़ाम होते थे उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाते थे, जिनमें जनरल साइंस, ये राजस्थान जीके भी पूछी जाती थी। तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, और पीछे पटवारी के एग्ज़ाम में भी आया था एक क्वेश्चन इसी तरह का, कि बिनोटा क्या है, निनाण क्या होता है, चौमासा क्या, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इन तरह की चीज़ें हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास जब बैठते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें हमारे लिए बहुत काम आती है। उन्हीं चीज़ों को कंपटीशन में भी उतार देते हैं आजकल। तो उन चीज़ों को अपनी निजी ज़िंदगी के साथ साथ कंपटीशन में कि अपनी वो चीज़ें काम आ जाती है। फिर आगे, क्या सभी पौधों की उम्र समान होती है? नहीं। तो कुछ पौधे कम उम्र के होते हैं, कुछ पौधे अधिक उम्र के होते हैं। तो उम्र के आधार पर देखिए पौधों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है: 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष अथवा 1 ऋतु का होता है, उन्हें 1 वर्षीय पौधे या वार्षिक पौधे कहते हैं। उदाहरण है इसका मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि। जिनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु का होता है, 1 वर्ष या 1 ऋतु का हो, उन्हें वार्षिक पौधे या 1 वर्षीय पौधे कहते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि। तो इनकी खेती हम साल में एक ही बार करते हैं, 3-4 महीनों की इनकी खेती होती है, यानी कि एक ही ऋतु में इनकी खेती होती है, या ये पूरे साल में एक ही बार उगाए जाते हैं, तो उन्हें 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। दूसरा, द्विवर्षीय पौधे। वे पौधे जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं, जैसे प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि। तो जिनका जीवन काल 2 वर्ष का हो वो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तीसरा है बहुवर्षीय पौधे। वे पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, जिनमें काष्ठ का निर्माण होता है, यानी कि लकड़ी का निर्माण होता है। ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं।
जिनमें ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पुष्प लगते हैं। बहुवर्षीय पौधों की सामान्यतः बड़े व छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे कि नीम है, चीड़ है, बरगद है, आम है, ये सारे बहुवर्षीय पौधों में आते हैं। तो आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय जिनका जीवन काल या तो 1 वर्ष हो या 1 ऋतु हो, द्विवर्षीय जिनका जीवन काल 2 वर्ष हो, और बहुवर्षीय जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हो। फिर आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार। तो आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति में कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका तना अत्यंत कमज़ोर होता है, जिन्हें खड़ा रहने के लिए या ऊर्ध्व वृद्धि करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। ये पौधों के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, पौधों के सहारे ही वृद्धि करते हैं, पौधों की सहायता से ही आरोहण करते हैं। तो आरोहण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आरोही पौधे। तो आरोही पौधे किसे कहते हैं? आरोही पौधे वे पौधे हैं जिनमें पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता हो। आरोही पौधे मतलब इसको आरोही ऐसे समझ में नहीं आया तो इसका इंग्लिश वर्जन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन में एक हिंदी वर्जन होता है, एक इंग्लिश वर्जन होता है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं हम कि आरोही पौधे दिया हुआ है, वहाँ समझ में नहीं आ रहा, हम आरोही अवरोही में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो आरोही तो वहाँ लिखा हुआ होगा क्लिम्बर प्लांट्स, क्लिम्बर। तो आरोही पौधे यानी कि क्लिम्बर। क्लिम्बर मतलब क्लाइम करना यानी कि ऊपर चढ़ना, क्लिम का मतलब ऊपर चढ़ना होता है। तो आरोही पौधे वे पौधे जिन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, इन संरचनाओं को पर्तान कहते हैं। पर्तान पर्णवर्त पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। मटर, ककड़ी, करेला, तुरई आदि आरोही पौधे हैं। इनकी बेल तो देखी हमने, ककड़ी है, करेला है, तुरई है, इनकी बेल ऊपर की ओर जाती है। बाकी की देखी या नहीं देखी, लेकिन तुरई की हर किसी ने देखी। तुरई जिसे कि मारवाड़ी भाषा में हम तोरू बोलते हैं, उसकी बेल तो सभी ने देखी है, सभी के घरों में ये बेल उगाई जाती है। तो इनकी बेल हमेशा ऊपर की ओर चढ़ती है और हमेशा किसी न किसी सहारे की, या तो दीवार के सहारे चढ़ती है या किसी दूसरे पौधे के सहारे चढ़ेगी, या उसको लकड़ी खड़ी करेंगे तो उसके सहारे वो ऊपर चढ़ेगी, यानी कि इनको सहारे की आवश्यकता होती है। और ये आरोही पौधा एक मनी प्लांट, जो मनी प्लांट हम घरों में उगाते हैं, कांच की बोतल या गमले में घरों के अंदर रखते हैं, यह भी एक आरोही पौधा है। दूसरा है वल्लरी पौधे यानी कि क्रीपर। क्रीपर मतलब जो ज़मीन पर क्रीप करते हैं, ज़मीन पे ही वो फैलते रहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, लेकिन ये ज़मीन पर रेंग कर ही 37 दिशा में वृद्धि करते हैं। आरोही पौधे तो ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं, लेकिन वल्लरी पौधे 37 दिशा में वृद्धि करते हैं और काफ़ी जगह को घेरते हैं। इनमें आरोही पौधों के समान प्रतार नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आरोही पौधों के समान धागेनुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती है। उदाहरण है तरबूज है, कद्दू है, खरबूजा है आदि। तो ये देखिए तरबूज की बेल खेतों में चौमासे में जब हम लोग खेती करते हैं तो उनके साथ में तरबूज वगैरह उगाते हैं, तरबूज खरबूज उगाते हैं, तो उनकी बेलें ककड़ी, जो खेतों में ककड़ी होती है वो ककड़ी, बड़ी वाली ककड़ी, तो वो उन सब की बेलें वल्लरी पौधों में आ जाती है, यानी कि क्रीपर होती है जो ज़मीन के ऊपर 37 दिशा में वृद्धि करती है, रेंगते हुए वृद्धि करती है। तो आरोही पौधे कौन कौन से हैं? मटर, मनी प्लांट, ककड़ी। वल्लरी पौधे हैं खरबूजा, तरबूज, कद्दू। फिर है पौधों के आवास। तो अभी तक हमने आकार के बारे में देख लिया। आकार के आधार पर होते हैं पौधे शाक, सूप और वृक्ष। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, 2 द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। आरोहण के आधार पर आरोही पौधे और वल्लरी पौधे, इनके बारे में हमने जान लिया। लेकिन पौधे कहाँ रहते हैं, किस आवास में रहते हैं, इसके बारे में, पौधों को कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व में कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ स्थल पर पाए जाते हैं, कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं, तो कुछ पर्वत की ऊंचाई पर, तो कुछ बर्फीले क्षेत्रों पर और कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जंतुओं के समान ही विश्व में पौधों का वितरण भी अलग अलग स्थलों पर होता है। तो जिस प्रकार जंतुओं का वितरण अलग अलग स्थानों पर है, उसी तरह पौधों का वितरण भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो आवास स्थलों के आधार पर पौधे निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा है पहला है जलीय पौधे, जो जल में रहते हैं। जलीय पौधे मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन जल में रहने वाले। ऐसे पौधे जो जलीय आवासों जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं।
जो जलीय आवास, जो जल कहाँ कहाँ होता है, नदी में, तालाब में, झीलों में, समुद्र में आदि होता है, तो वहाँ जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। उदाहरण है कमल, वेलिसिनेरिया, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी। इनको जलोद्भिद पादप भी कहते हैं, यानी कि जलीय पौधों को जलोद्भिद पादप भी कहते हैं क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं। जलीय पादपों में जड़ें अल्प विकसित होती है, इनकी जड़ें कम विकसित होती है और तने में उत्प्लावकता बनाए रखने हेतु वायुकोश पाए जाते हैं। उत्प्लावकता के कारण ये तैरते रहते हैं, इनमें वायुकोश पाए जाते हैं जिस कारण ये जल में आराम से तैर सकते हैं। तो तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायुकोश पाए जाते हैं जो इन्हें जल में तैरने में मदद करते हैं। इन पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती है। तो जल में स्थिति के आधार पर भी पादपों को 3 भागों में बांटा गया। पहला तो आवास के आधार पर हमने पहला प्रकार देखा जलीय पौधे। अब जल में भी किस स्थिति में ये पौधे रहते हैं उनके हिसाब से पादपों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सतह पर तैरने वाले जलीय पादप है जलकुंभी। जल के अंदर निमग्न या जल में डूबे हुए, यानी कि जो जल में डूबे हुए रहते हैं वो है हाइड्रिला। जो जल में डूबे हुए भी रहते हैं और तैरने वाले होते हैं, मतलब उभयचर, वो है वेलिसिनेरिया। तो ये देखा हमने पहला प्रकार जलीय पौधे, जिसके भी 3 प्रकार है, जो सतह पर जल तैरते रहते हैं वो पौधे, और जल निमग्न है वो, और एक उभयचारी। दूसरा है स्थलीय पौधे। तो ज़मीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। तो स्थल पर भी ज़मीन हर हिसाब से अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग पौधे पाए जाएंगे, तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधों को भी अलग और भागों में विभाजित किया गया है। जैसे समोद्भिद पादप, जैसे नीम, बांस। दूसरा शीत आवास में पाए जाने वाले पादप सोलेडेनेला, लाइकेन। शुष्क आवास यानी कि मरुद्भिद क्षेत्रों में पाए जाने वाले खेजड़ी, डंडाथोर, नागफनी। ये तो 3 प्रकार हो गए स्थलीय पौधों के भी। जो ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे हैं वो समोद्भिद, नीम, बांस। दूसरा शीत आवास के पौधे जैसे सोलेडेनेला, लाइकेन। शुष्क आवास में खेजड़ी, डंडाथोर, नागफनी, यानी कि मरुद्भिद क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप। अब यहाँ बात हो रही है पुष्पीय पौधों की और अपुष्पीय पौधों की। तो पुष्पीय पौधे किसे कहते हैं, अपुष्पीय पौधे किसे कहते हैं? तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, गुलमोहर है, अमलतास है। और जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते वो अपुष्पीय पादप कहलाते हैं, जैसे फर्न है, मास है आदि। तो ये देखिए गुलमोहर का पौधा है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, ये पुष्पीय पादप है। पुष्पीय पादप के उदाहरण है गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर, अमलतास, यानी कि वो सारे पौधे जिनके ऊपर पेड़ पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं पुष्पीय पादप कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। ये देखिए अपुष्पीय पादप है, फर्न है, मॉस है। ये बहुत सारी जगह इस फर्न को सजावटी पौधे के रूप में काम में लिया जाता है। फिर आता है पौधों के विभिन्न भागों के कार्य, कि पौधों के जो मुख्य भाग है जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इनके क्या कार्य है। तो इनका हर किसी का एक विशेष कार्य होता है। तो पौधों के प्रमुख भाग जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प है। पौधों के ये सभी भाग किसी विशेष कार्य को करने के लिए होते हैं। तो ये पौधों के ये भाग क्या कार्य करते हैं? तो सबसे पहले जड़ यानी कि मूल। पौधों में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण। जड़ का कार्य है पौधों में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो पौधों में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। मृदा कणों के मध्य स्थित जल को ये जड़ें अवशोषित कर इन्हें तने, शाखाओं व पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि ज़मीन से जल व खनिज लवण पूरे पौधे को, यानी कि तने, शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जड़ करती है। दूसरा है जड़ का कार्य। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती है। पहला कार्य तो हो गया जल व खनिज लवणों का पोषण करवाना पौधे को। दूसरा हो गया जड़ पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, यानी कि ज़मीन से वो जड़ के कारण मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है। जड़ें मृदा के कणों को जकड़ने का कार्य करती है, जिससे कि वे मृदा अपरदन को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। तो जड़ें मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी काम आती है। तो सभी जड़ें एक समान होती है, सभी जड़ें एक समान नहीं होती। कुछ पौधों की जड़ों को हम आसानी से उखाड़ सकते हैं, कुछ पौधों की जड़ों को हम नहीं उखाड़ सकते। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला मूल और रेशेदार मूल।
मूसला मूल है वे जड़ें जिनमें एक मुख्य जड़ होती है और उसके पार्श्व से यानी कि उसकी साइड से दूसरी जड़ें निकलती है। उसमें मुख्य जड़ एक ही होती है और उसकी साइड से शाखाओं के रूप में दूसरी जड़ें निकलती है, उन्हें मूसला मूल कहते हैं। उदाहरण है आम, नीम आदि। ये देखिए मूसला जड़, इसकी एक शाखा है लेकिन इस एक शाखा से ये शाखाएं पार्श्व के रूप में दूसरी जड़ें निकल रही है। दूसरा प्रकार है रेशेदार मूल। इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है एवं एक गुच्छे के रूप में होती है। इन्हें रेशेदार मूल या जकड़ा जड़ भी कहते हैं। उदाहरण है मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना आदि। तो ये देखिए जो हम खेती करते हैं तो वो उखाड़ते हैं, गेहूँ को उखाड़ते हैं, मक्का को उखाड़ते हैं, तो उनकी जड़ें नीचे से ऐसी होती एक साथ, यानी कि इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है और एक गुच्छे के रूप में होती है, इसलिए इन्हें रेशेदार मूल या जकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हम खाने में या उनको कच्चा सब्जी बनाकर या उनका कच्चा भी खा सकते हैं। तो जैसे गाजर और मूली ऐसे हैं जिनकी जड़ों की हम सब्जी बनाकर खाते हैं, यानी कि गाजर और मूली पौधे का जड़ भाग है जिन्हें हम खाते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। तो खाद्य संग्रहण हेतु हम कई पौधों की जड़ें ऐसी होती है जो भोजन को संग्रहण कर लेती है। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कई पौधों की जड़ें रूपांतरित हो जाती है। खाद्य संग्रहण हेतु जो जड़ें हैं वो है गाजर, मूली, शकरकंद आदि। आरोहण हेतु मनी प्लांट, जनन हेतु डायलिया और सहारा प्रदान करने हेतु गन्ना व बरगद। दूसरा तना, ये तो देखा हमने जड़ का कार्य। अब देखते हैं तना। तो तने का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन कर उसे पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचाना है। तनों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन कर, जो जड़ है जो मृदा से खनिज व जल को जो अवशोषित करती है, उस जल और खनिज लवणों को तना पौधे उनका संवहन कर पौधे के विभिन्न वायवीय भागों में पहुंचाता है। यानी कि जो जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण मिल रहा है उनको आगे पहुंचाने का कार्य तना करता है। तो तने का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन कर उसे पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचाना है। और इसके अलावा तने के कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो निम्नलिखित है। वो है पत्तियां, फूल, फल आदि धारण करना, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचयन करना, हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य पदार्थ बनाना, जैसे कि शतावरी का पौधा, मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण कर उसे अनुकूलित करना, जैसे कि थूर, कायिक जनन करना, उदाहरण गुलाब और चमेली। गुलाब और चमेली इनके तने से हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं, यानी कि कायिक जनन हो सकता है। वो लास्ट है सहारा प्रदान करना, जैसे कि पीलवान। तो क्या जिस प्रकार जड़ें यानी कि गाजर, मूली और ये जो भोजन का संग्रहण करती है, उसी प्रकार क्या तने भी भोजन का संग्रहण कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो आलू, अदरक, हल्दी आदि क्या है? भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। साथ ही हल्दी व अदरक का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। भोजन संग्रहण के अतिरिक्त तने के महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य जिनके अभाव में पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो तने का यही हो गया कि जो जड़ें जल व खनिज लवण अवशोषित करती है उनको पौधे के विभिन्न वायवीय भागों में पहुंचाना। अगर तना ये कार्य नहीं कर पाएगा तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी। फिर है जड़ और तने के बाद में पत्ती। तो पत्तियां के क्या कार्य हैं देखते हैं। तो ये पत्ती की संरचना है, ऐसी पत्ती है जिसमें ये पर्णवृत्त होता है। ये मध्य सिरा जो एकदम बीच में से एक लंबी जाती वो मध्य सिरा से जो सिराएं निकलती है वो सिरा, और उनके बाद में मध्य सिरा, दो मध्य सिराओं के मध्य का भाग, दो सिराओं के मध्य का भाग पर्णफलक कहलाता है। उसके बाद पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवर्त कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है और पर्णफलक के मध्य उभरी हुई रेखा मध्य सिरा, और इनसे कई उपसिराएं निकलती है। तो आप किसी पत्ती को हाथ में लेके देखना, उसमें इस तरह की सारी संरचनाएं होगी।
तो देखिए पत्ती की तरह दिखने वाली जो छाया होती है, एक तरह से कोई छाया बनाकर देखिए, उनमें जो कहीं से रेखित संरचनाएं होती है पत्ती में, ये पत्ती में रेखित संरचनाएं, इन संरचनाओं को हम शिराएं कहते हैं। तो पत्ती के मध्य में स्थित एक मुख्य शिरा को मध्य शिरा या मिडरिप कहते हैं। इस मध्य शिरा से कई छोटी शाखाएं निकलकर एक जाल सा बनाती है। इस प्रकार का शिरा विन्यास जालिकावत शिरा विन्यास कहलाता है। ऐसा होता है आम, नीम, पीपल आदि में। कुछ अन्य पौधों की पत्ती में सभी शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। इस प्रकार का शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। उसके बाद आते हैं पत्ती के कार्य, यानी कि ये पत्ती में जो पाए जाने वाले थे वो देखा था, पर्णवर्त, मध्य शिरा, शिरा, पर्ण, फलक आदि। उसके बाद पत्ती के कार्य क्या क्या वो देखते हैं। तो पत्ती के कार्य, हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित और जल किस में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि खाद्य पदार्थों का निर्माण। तो हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे भोजन का संग्रहण मंड के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। यह मंड पत्तियां, फलों एवं तनों में संग्रहित रहता है। तो पत्तियां प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो पत्तियां किसका निर्माण करती है, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बनती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो पत्तियां जो भोजन बनाती है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो पत्तियां सबसे पहले क्या करती है, पत्तियां प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है और जल से ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बनती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। फिर पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियां इन रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया करती है। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। तो जो पत्ती होती है उन पत्तियों की सतहों पर कई प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जो इन रंध्रों के द्वारा पत्तियां श्वसन क्रिया करती है और गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया के अलावा और क्या कार्य करती है वो देख लेते हैं। तो पत्तियां वाष्प उत्सर्जन का कार्य भी करती है। तो जल की बूंद वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया वातावरण में जल चक्र को संतुलित करने का काम करती है, इसलिए पत्तियां क्या करती है, वाष्प उत्सर्जन का काम करती है। इसके द्वारा पौधे का ताप नियमन भी हुआ रहता है। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो प्रकृति में वातावरण में जल चक्र संतुलित नहीं होगा और ना पौधे का ताप नियमित रहेगा, ताप नियमन भी नहीं हो पाएगा पौधे का। उसके बाद वैज्ञानिक परिचय है प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी। इनका जन्म 13 जुलाई 1938 को कलकत्ता में हुआ। इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर ऑनर्स की उपाधियां दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। एलियम सेपा के फूलों का उत्तक संवर्धन विषय पर प्रोफेसर S.C. माहेश्वरी के मार्गनिर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने धतूरा एनोसिकिया के फूलों के पुंकेसर का कल्चर करके अगुणित पादप उत्पादन करने की तकनीकी का आविष्कार प्रोफेसर S.C. माहेश्वरी के मार्गदर्शन में किया। इस तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र के फसली पादपों की उन्नत किस्में तैयार करने में किया जाता है। इनकी मृत्यु 15 सितंबर 2007 को ब्रेन कैंसर से हुई। तो अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा ऊंचाई के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो वह था शाक, सूप और वृक्ष के रूप में। आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया था, 1 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय। और आरोहण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, आरोही और वल्लरी। आवास के आधार पर जलीय व स्थलीय। पुष्प के आधार पर पौधों को अपुष्पी और पुष्पी। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल पाए जाते हैं। और पत्ती में मुख्यतः जो संरचनाएं होती है वो होती है पर्णवृंत, पर्णफलक, मध्य शिरा और शिराएं आदि।
और पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन और श्वसन क्रिया। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ बनाती है, जिसे पत्तियां पौधों के विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। पत्तियों से निर्मित खाद्य सामग्री तने के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। और जड़ों के 2 प्रकार हैं, मुसला मूल और रेशेदार मूल। ये हमने पूरा पढ़ा इस पाठ में। पौधों का वर्गीकरण आकार के आधार पर किया सबसे पहले, फिर आयु के आधार पर, फिर आरोहण के आधार पर, आवास के आधार पर, पुष्प की उपस्थिति के आधार पर। तो ये हमने पूरा पाठ पढ़ा कक्षा 6 की विज्ञान का 9वां पाठ, पौधों के प्रकार एवं भाग, जिसमें हमने मुख्य अध्ययन बिंदु थे हमारे पौधों के प्रकार आकार के आधार पर, पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर, आरोहण के आधार पर, और पौधों के क्या आवास है आवास के आधार पर, और पुष्पों की उपस्थिति के आधार पर। यह हमने पढ़ लिया इस पाठ में पूरा पौधों के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद है अभ्यास कार्य, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो निम्न में से एक द्विवर्षीय पादप कौन सा है, यानी कि द्विवर्षीय पादप की क्या परिभाषा, ऐसे पौधे जिनकी आयु 2 वर्ष हो वह द्विवर्षीय पौधे। आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर हमने पौधे कितने प्रकार के पढ़े थे। आकार के आधार पर सूप जो पढ़े हमने, शाक है, सूप है और वृक्ष है। ये आकार के आधार पर कितने प्रकार है वो बताने हैं आपको। निम्नलिखित में से जलीय पादप कौन सा है, जलीय पादप कौन सा है। खेजड़ी जल में नहीं होती है, बेर जल में नहीं होता है, केर भी जल में नहीं होता है। तो जलीय पादप हुआ जलकुंभी। तो इन सारों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो भी देखिएगा। आकार के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं। पत्तियां किसके द्वारा शोषण करती है। आरोही पौधे किसकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। और जड़ें कौन से 2 प्रकार की होती है। तो इन सारों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और अभी तक जो पहले वीडियो बनाए उन सारे वीडियो को देखना। वीडियो में क्या कमी है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये सारी जो बेसिक जानकारी है हमारे विज्ञान की वो पूरी करने के बाद हम जो ऑफिशियली रीड का सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स बना के, मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स हम वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करूँगी मैं। तो हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हमें कोई डर नहीं रहेगा जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे कि यहाँ 30 क्वेश्चन मैथ्स साइंस के आएंगे। तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमने कक्षा 6 से लेके जो रीड का सिलेबस है उसके हिसाब से कक्षा 6 से तैयारी की है हमने। तो हमें वहाँ उस वक्त कोई डर नहीं होगा, बिना किसी झिझक के हम वो पेपर दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जो सारे वीडियो पुराने वीडियो वो ज़रूर देखना। धन्यवाद।